क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन व सरकार पर सवाल तो खड़ा होता ही है, साथ ही में हमारे इस समाज पर भी सवाल खड़ा होता है। आखिर किस तरह के लोग, कैसे लोग हैं आज के दौर में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग 14 वर्ष की दलित बच्ची के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन यानी छठी मनाई जा रही थी और उसी दौरान एक बहुत विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था और भोजन करने के दौरान ही जो ये घटना हुई, काफ़ी शर्मसार कर देने वाली ये घटना। मैं आपको बता दूं कि वो लड़की जो 14 वर्ष की थी, जो घर से शौचालय के लिए खेत में पहुंची थी। अक्सर आपने देखा होगा कि गाँवों में शौचालयों का बहुत अभाव होता है। कुछ ही ऐसे गांव होंगे जहां पर शौचालय पर्याप्त मात्रा में होंगे, वरना 100 में 5% ही आपको शौचालय देखने को मिलेंगे। ककवन थाना क्षेत्र में वो गांव में शौचालय बहुत कम थे और जिस घर की वह बच्ची थी उसके घर में शौचालय नहीं था। वह शौच करने के लिए घर से जो ही रात 10 बजे बाहर निकलती है, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे लड़के थे जिन्होंने उस लड़की को टारगेट किया। दीपू यादव, रविंद्र यादव, भोला यादव और इक्का यादव, ये 4 लड़के जो सभी यादव थे। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, वही श्री कृष्ण भक्त जो अपने आप को यदुवंश कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण ने इनको यही संस्कार दिया था? क्या इसी तरह के यदुवंशी लोग होते हैं? या फिर ये कहें कि जो अखिलेश ये कहते हैं कि हमारी जो पीडीए है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो आदिवासी, ओबीसी, एसटी यानी 85% के लिए काम करती है, क्या पीडीए को ये नहीं दिखाई दिया? आखिर अखिलेश यादव इस घटना पर क्यों चुप है? और जो भी पीडीए के लोग हैं, क्या उनको ये खबर नहीं मिली? घटना जो है इतनी दर्दनाक घटना, जिसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा कांप जाए। मात्र 14 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह से घिनौना वारदात। उसके बाद उन दरिंदों ने उसे धमकी दी कि अगर तुम जाकर अपने घर पर ये बात बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन जो ये जान से मारने वाली धमकी थी, कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए एक डर सा बन गया था और जाकर अपने घर न चाहते हुए भी अपने माता पिता को बताई कि पापा, मेरे साथ इस तरह से वारदात हुआ और जो लड़के थे वो इनके घर के लड़के थे। तो कुल मिलाकर एक ही गांव के वो 4 लड़के और 4 जो लड़के थे यादव थे, और किस तरह से उस नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का संस्कार होगा। जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, तो वो एक बार अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या उनके समाज में जो लोग हैं वो सही हैं। अक्सर देखा जाता है, अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो सवर्ण लोग करते हैं उनसे थोड़ा सा भी कम ये यादव समाज के लोग नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम 85 की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ओबीसी, एसटी और एससी के सभी लोग भाई हैं, हम 85 मूल निवासी हैं। लेकिन देखा जाए तो 85 के ही लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से भेदभाव रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, इससे कई बार की घटनाएं हैं जो यादवों ने दलितों के साथ अत्याचार किया है। अगर वही दलितों की बात करें तो यादव के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए। वही मैं आपको बता दूं कि जब 2 यादव कथावाचक कथा कराने के लिए इटावा पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनकी चोटी काटी गई, जिस तरह से उनके ऊपर एक औरत का मूत्र छिड़का गया, इसके बावजूद भी चाहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे बहुजन समाज के कोई भी नेता हो, या फिर बहुजन समाज के जो भी पत्रकार हों, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, हमने आवाज़ उठाया। उन कथावाचकों के सम्मान के लिए आवाज़ उठाया। जिस तरह से उनका अपमान हुआ, तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ये हमारे भाई है। चूँकि हम 85 की बात करते हैं और
जो यादव समाज के लोग हैं अपने आप को अभी भी ठाकुर समझते हैं। क्या नहीं हुआ इन लोगों के साथ। अखिलेश यादव जब कुर्सी छोड़े तो उनकी कुर्सी पर किस तरह से गाय के मूत्र द्वारा छिड़काव किया गया। उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि हम भी सवर्णों की नज़र में एक दलित ही हैं, और जिस तरह से कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरह से अपमानित किया गया, उनके ऊपर एक महिला का मूत्र छिड़क कर ये शुद्ध किया गया और ये कहा गया कि चमारों और यादवों का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो कथा करें। तभी भी समझ नहीं आई कि हम क्या हैं। और ऐसे ऐसे मौक़ों पर बहुत सारे ऐसे जो हैं जो संविधान लेकर ये बात करते हैं कि हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हम भी 85 को लेकर चलते हैं, लेकिन जब उनके लड़के और उनके समाज के लोग इस तरह का वारदात करते हैं तो फिर उनकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है। मेरा मानना है कि आप आवाज़ उठाइए, चाहे कोई भी हो। गलत तो गलत है, सही तो सही है। अगर आपके ही घर के लोग गलत कर रहे हैं तो फिर आप उनका समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को सुनने के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पोस्ट के ज़रिए ये लिखा है कि जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिस तरह से ये शासन व्यवस्था है कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करती है कि आजकल के युवाओं का जिम्मेदार कौन है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय दलित नाबालिग बेटी के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार केवल एक अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना है। पीड़िता के अनुसार लड़कों ने उसे खेत में पकड़कर पेड़ के नीचे रेप किया, उसके कपड़े फाड़े और धमकी दी कि अगर किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। परिजनों के अनुसार घर पर शौचालय नहीं है, इसलिए मजबूरी में पूरे परिवार को शौच के लिए खेत जाना पड़ता है। बुधवार 20 अगस्त की रात करीब 10 बजे बेटी शौच के लिए खेत गई थी। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई। काफ़ी खोजबीन के बाद बेटी घर से करीब 500 मीटर दूर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली। परिवार का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घटना के तुरंत बाद मिलने नहीं दिया और थाने में 8 घंटे बैठाए रखा। मेडिकल कराने के लिए ककवान से शिवराजपुर और फिर कल्याणपुर तक भटकाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरती गई और बच्ची का बयान बदलवाने की कोशिश की गई। मामले को दबाने का प्रयास किया गया। यह केवल एक बच्ची पर हमला नहीं बल्कि न्याय और संविधान पर सीधा हमला है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि चारों आरोपियों को SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत फौरन जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कठोरतम सजा दिया जाए। मामले को दबोचने और परिवार को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई और उन्हें बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। पीड़िता को सुरक्षा, इलाज और पर्याप्त मुआवजा मिले। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की घटना है, किस तरह से उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। जबकि आपने सुना कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जो खेत में जिस दशा में मिली थी वो बेहोश थी, खून से लथपथ थी, और जिस तरह से लापरवाही यहाँ पर भी बरती गई है, देखा जाए तो हर जगह का यही हाल है। आप समय पर सोचें कि FIR हो, समय पर पुलिस कार्रवाई करे, तो ये संभव नहीं है। जब सारे कांड हो जाते हैं तो पुलिस जो है कदम उठाती है। अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा और आज आप हकीकत में भी ये चीज़ देखते हैं कि एंट्री तब पुलिस की होती है जब सारे काम को अंजाम दे दिया गया होता है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस समय लगातार महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, दलितों को लेकर, मजदूर को लेकर तरह तरह के जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं उन चीज़ों की जानकारी जो है वो लगातार सोशल मीडिया के तहत दे रहे हैं, और साथ ही साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंचती है, और ये हकीकत है। आप जब भी भीम आर्मी को याद करते हैं, भीम आर्मी की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है, और जब पुलिस की बात करें तो पुलिस वाले किस तरह से घुमाते हैं ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, देखा जाए तो अखिलेश यादव और जितने भी PDA के लोग हैं सिर्फ कहने मात्र ये दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं, वरना ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो ये पूरी तरह से फेल हैं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार एक के बाद एक जिस तरह से समस्याओं का निदान करने के लिए डटे हैं, इसे साफ जाहिर होता है कि वाकई में नेता कौन असली है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं या फिर कोई और। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।